जैसा कि मैंने बताया कि रदरफोर्ड एटम में गड़बड़ी आने के बाद बोर ने इस चीज़ का जिम्मा अपने ऊपर लिया कि चलो हम बताएंगे अब एटम कैसा, स्ट्रक्चर कैसा है। उसने रदरफोर्ड का ही सारी थ्योरी उठाई और जहाँ पे रदरफोर्ड ने क्लासिकल फिजिक्स का यूज़ किया था वहाँ पर उसने क्या लगा दिया, क्वांटम फिजिक्स के अर्लियर थ्योरी जो थोड़ी बहुत आई थी उनको उसमें उसने पुट कर दिया और हमें नया एटम का एक स्ट्रक्चर बनाया। मतलब स्ट्रक्चर तो बेसिकली यही था, पर इसमें जो गड़बड़ी थी कि भाई ये अंदर तक स्पायरल करता, वो चीज़ उसने सुधार दी कि स्पायरल नहीं होगा, ये अलग अलग ऑर्बिट में मूव करेगा। उसके पीछे क्या कंडीशन लगेगी, कौन से लॉज लगेंगे, उससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं, वो सब उसने एक्सप्लेन कर दिया। और अभी तक बेसिकली हम यही पढ़ रहे हैं। तो इसने अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में 3 पोस्टुलेट्स दिए, उन तीनों पोस्टुलेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे हम पहला पोस्टुलेट्स देख लेते हैं इसका। तो जो फर्स्ट पोस्टुलेट्स था उसमें इसने ये बोला कि देखो न्यूक्लियस, जो कि बात रदरफोर्ड ने भी बोली थी कि एटम का ज़्यादातर मास, मोस्ट ऑफ द एंटायर मास कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा, जैसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ ऑर्बिट में जो है मूव करेगा। और जब इन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इसको जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है वो उसी से मिलेगा, किससे, कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक से। सही है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिलेगा। तो पहला पोस्टुलेट्स तो ये था कि, तो ये मान के चलो हमारा बीच में न्यूक्लियस है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से r रेडियस पर यहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इसके चारों तरफ, ठीक है। तो इस पर चार्ज कितना है, हमने कहा Ze, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, हमने कहा E नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो उसने कहा जो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है हमारा, mv²/r, जो अंदर की तरफ फोर्स काम करे, जो अंदर की तरफ कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है तो वो 2 चीज़ों की वजह से करती है कि उसको एक तो वेलोसिटी मिले और दूसरा सेंटर की तरफ, उस पर अंदर की तरफ एक फोर्स लगा रहे जो उसे सेंटर से डिटैच ना होने दे। तो यहाँ जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोलते हैं, वो mv²/r, इसे किससे मिल रहा है, जो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। वो कितना काम कर रहा है, 1/4πε0 Ze इंटू ई, ये तो Ze है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज E अपॉन जितनी इस ऑर्बिट की रेडियस है r²। तो इसे हम लिख सकते हैं mv²/r इज इक्वल टू Ze²/4πε0 r²। तो हम यहाँ से r कैंसिल करके v की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, पर वो हम आगे निकालेंगे, बाकी और 2 पोस्टुलेट्स देखने के बाद सबको कंपेयर करेंगे आपस में, ठीक है। इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं अभी के लिए फर्स्ट। क्या नाम दे देते हैं, फर्स्ट। दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट्स गिवन बाय बोर। अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड पोस्टुलेट्स क्या है, 3 है। सेकंड पोस्टुलेट्स में उसने ये कहा कि देखो इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट के चारों तरफ मोशन कर रहा है उसके पास अपना एक मोमेंटम होगा, और क्योंकि ये रोटेशनल मोशन है, रिवॉल्विंग मोशन है, तो उसके पास कैसा मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम। तो उसने कहा इसके पास जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है, किसका, ऑफ द क्वांटिटी h/2π का। अब ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम किसी बॉडी, हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज फर्स्ट चैप्टर में जो हम पढ़ चुके हैं पहले ही, उसमें क्या था कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम कितना मानते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो किसी भी बॉडी पर जो इसका चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल इंटीग्रल का मतलब क्या है, इससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आएगी डिवाइड करने पे। सेम इसी तरह से उसने ये बोला कि जो एंगुलर मोमेंटम है, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है,
तो जब रोटेशनल मोशन कर रहा है तो इसके पास क्या है, एक एंगुलर मोमेंटम। हमने लास्ट ईयर क्लास 11 में एंगुलर मोमेंटम पढ़ चुके हैं, क्या होता है, L = mv/r। mv जो उसका लीनियर मोमेंटम है उसको रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो, एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। उसने कहा जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो मल्टीपल इंटीग्रल होगा एक क्वांटिटी के, और वो क्वांटिटी कितनी थी, h/2π। h हमारा प्लांक्स कांस्टेंट है और 2π तो 2π है ही, इसका मल्टीपल इंटीग्रल होगा, यानी इसके आगे n की मल्टीप्लाई और कर देंगे, यानी कि 1 2 3 4 वो ऑर्बिट के हिसाब से होगा। पहली ऑर्बिट के लिए 1, दूसरी ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तीसरी के लिए कितनी हो जाएगी 3। तो उसने बोला क्या, दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन is always equal to h/2π, where h क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम L = होता है mv/r। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा mv/r जो है वो nh/2π के बराबर हो जाएगा, जहां n हमारा ऑर्बिट का नंबर होगा 1 2 3 एंड सो ऑन, जो भी इतना एंगुलर मोमेंटम रहेगा। यहाँ m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, r ऑर्बिट की रेडियस है, ठीक है, और n है हमारे नंबर ऑफ रेडियस, ये 1 2 3 जो भी होगा, h प्लांक्स कांस्टेंट और 2π भी एक कांस्टेंट है। तो दूसरा पोस्टुलेट्स हमें यहां से मिला। ठीक है, देखिए तीसरे पोस्टुलेट्स में उसने क्या चीज सुधारी, जैसा कि रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन हमेशा एनर्जी लॉस करता ही रहेगा। अच्छा हाँ, एक चीज और हम यहाँ पे मिस कर गए, सेकंड वाले में एक चीज और कलेक्ट कर लो, इसमें ये चीज आएगी, मैंने बोला ना एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एंड ऑलवेज इक्वल टू द मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ द वैल्यू ऑफ h/2π। ये दरअसल बाद की बात है, इससे पहले उसने एक बात और कही थी, मेरे दिमाग से निकल गई, दोबारा से बता देता हूँ, कि न्यूक्लियस के चारों तरफ नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हो सकती हैं। कितनी ऑर्बिट्स हो सकती है, उसने कहा इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हो सकती हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन आपको हर एक ऑर्बिट में नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रॉन आपको कुछ ही ऑर्बिट में मिलता है, जैसे अब तो हमें पता है s p d f ये ऑर्बिट्स हैं, उस वक्त नहीं पता था। वो किसने बताया, बोर ने। उसने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिट में उपलब्ध नहीं होता है, वो कुछ सर्टेन ऑर्बिट में ही जो है मिलेगा आपको। और इन ऑर्बिट्स में खासियत क्या है कि इनमें जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो किसी तरह की कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करता, इसीलिए इन ऑर्बिट को नाम दिया गया स्टेशनरी ऑर्बिट। समझ में आया? तो एक चीज मैं यहाँ लाइन लिख देता हूं, आप लोग लिख लेना, ठीक है। ये सेकंड पोस्टुलेट का ही हिस्सा है। क्या बोला, द इलेक्ट्रॉन कैन only revolve in certain सही है। इन्हें स्टेशनरी ऑर्बिट इसलिए बोला जाता है, बेसिकली स्टेशनरी ऑर्बिट क्यों बोलते हैं इन्हें, इसलिए नहीं बोलते कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है इसके अंदर, इसलिए बोलते हैं कि इन ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो स्टेशनरी रहती है, चेंज नहीं होती। तो इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए यहाँ कोई भी रेडिएशन नहीं निकालना पड़ रहा, वो इसी ऑर्बिट में बना रहेगा। यहाँ से एक्सप्लेन होता है तीसरे वाला लॉ, तीसरे वाला पोस्टुलेट, इसको भी सुन लेते हैं, फिर कल इनको और एक्सप्लेन कर दूंगा मैथमेटिकल वे में इसमें हम क्या क्या निकाल सकते हैं, ठीक है। तीसरे पोस्टुलेट में बोर ने ये बोला कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी स्टेशनरी ऑर्बिट में होगा तब तो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, ना उसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट, ना ही वो एनर्जी लॉस करेगा। लेकिन
वो तभी एनर्जी गेन या लॉस करेगा जब वो अपने ऑर्बिट में चेंज करेगा। अगर वो नीचे वाले ऑर्बिट से ऊपर वाले ऑर्बिट में जंप करता है तो वो एनर्जी गेन करेगा, यानी उसे एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उतनी एनर्जी वो गेन करेगा तब ऊपर जाएगा। और अगर ऊपर वाली आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में जंप करता है तो एनर्जी लॉस करेगा। ये चीज़ उसने बोली कि एनर्जी तभी लॉस होगी जब वो एनर्जी मतलब ऑर्बिट्स में क्या करेगा, चेंज करेगा, हमेशा एनर्जी चेंज नहीं होगी। तो थर्ड पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग द इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस द एनर्जी only when it changes its stationary ऑर्बिट्स। तो देखो अगर ये है ऑर्बिट्स, ये हमारी इनर ऑर्बिट है और ये हमारी आउटर ऑर्बिट है, और इलेक्ट्रॉन अभी हमारे यहाँ है, यहाँ से अगर ये ऊपर वाले ऑर्बिट में जा रहा है तो ये इसको क्या चाहिए, इसको एनर्जी चाहिए h न्यू की टर्म में, ठीक है। सपोज करो यहाँ की एनर्जी लेवल कितना है E1, यहाँ पे एनर्जी लेवल कितना है E1 और इस ऑर्बिट का एनर्जी लेवल है E2, ठीक है। तो जब निचली एनर्जी से ऊपर वाली एनर्जी में जाएगा तो कब जाएगा, जब उसको एनर्जी मिलेगी, तो यहाँ ये एनर्जी गेन करेगा। और अगर E2 से यानी आउटर ऑर्बिट से नीचे की तरफ आ रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये एनर्जी रेडिएट करेगा बाहर, h न्यू एनर्जी क्या निकालेगा, बाहर निकालेगा। कितना लॉस करेगा, अभी कितना लॉस करेगा वो देखो, कितना गेन करेगा और कितना लॉस करेगा। तो उसने कहा कि देखो ऐसा है, सपोज करो E1 की कुछ वैल्यू है, वो एनर्जी है इनर ऑर्बिट की। चलो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करो इस लेवल पे जो एनर्जी है वो है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस लेवल की जो एनर्जी है वो है कितनी, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक जाना है तो उसे कितनी एनर्जी चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और चाहिए, तब 5 होगी, तब यहाँ पहुँचेगा। समझ में आया। और अगर 5 वाली से 2 वाली में आ रहा है तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को बाहर निकालेगा, तब नीचे आएगा। समझ में आया। तो उसने कहा कितनी एनर्जी गेन और लूज करेगा, जितना इन दोनों एनर्जी बैंड का गैप होगा, मतलब इन दोनों एनर्जी बैंड में जितना गैप होगा एनर्जी का, उतनी एनर्जी गेन करनी पड़ेगी या उतनी एनर्जी उसको लॉस करनी पड़ेगी। यानी h न्यू जो एनर्जी गिवन या मतलब गिवन टू द इलेक्ट्रॉन या एमिट बाय द इलेक्ट्रॉन जो भी होगा वो किसके बराबर होगा, E2 माइनस E1 के बराबर। क्लियर है। ये थर्ड पोस्टुलेट्स था। इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं, इससे हम निकाल सकते हैं किसी भी सर्टेन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कितनी होगी, किसी भी ऑर्बिट की रेडियस कितनी होगी। अभी तक तो तुमने ये पढ़ा है SPDF होते हैं, उसमें तुम केमिस्ट्री में पढ़ लेते हो सारा। न्यूक्लियस से किसी भी सर्टेन ऑर्बिट की रेडियस कितनी है हम वो भी निकाल सकते हैं। उस रेडियस में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है वो भी निकाल सकते हैं, और कितनी एनर्जी रेडिएट करेगा ये भी निकाल सकते हैं। सही है। यहीं से बना हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रल लाइन का सीरीज का कॉम्बिनेशन, वो हम आगे पढ़ेंगे, तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। शो भी बंद कर दियो भाई इसको।